हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, हम लोग क्लास 6 में नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज आपका सजीव और उनका परिवेश, यानी कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर, किस तरीके से वो अडॉप्टेशन करते हैं, किस तरीके से अनुकूलन करते हैं, किस तरीके से अपने परिवेश में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल हमने स्थलीय और जलीय जंतुओं के बारे में चर्चा करी थी, यानी कि जलीय स्थलीय परिवेश, आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने चर्चा करी थी कि किस तरह से एक जो सजीव होते हैं उनके पास दो तरीके के रहने के ऑप्शंस हैं, या दो तरीके का परिवेश है जिनमें वो रह सकते हैं। एक आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और दूसरा आपका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। अब किस तरीके से अनुकूलन करता है, हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को क्लासिफाई किया था कि उसमें डेजर्ट्स आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, फॉरेस्ट्स आते हैं और माउंटेन्स आते हैं। किस तरीके से अपने शरीर को वो अनुकूलन करते हैं, किस तरीके से अडॉप्टेशन करते हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हम डेजर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि डेजर्ट्स में पाए जाने वाले जो जंतु हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, कैमल का या ऊंट का एग्जाम्पल लिया था। तो ऊंट के शरीर में किस तरीके से अनुकूलन होता है जिससे वो वहाँ के हार्श वातावरण में अपने आप को इजीली रख पाता है। आपका आपने ऊंट के बारे में पढ़ा था कि ऊंट क्या है, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, उनके लंबे पैर होते हैं, है ना। क्यों लंबे होते हैं? ताकि वो जो रेत की गर्मी होती है उससे उनका शरीर बहुत ऊंचाई पे रहता है, मतलब दूरी पे रहता है, बहुत गर्मी को वो झेलना ना पड़े उसके शरीर को, इसलिए थोड़ा सा पैर बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। क्योंकि आधा पैर तो चलते समय रेत में धंस जाता है ना। तो अगर छोटे पैर होंगे तो पूरा शरीर ही रेत में टच करेगा, इसलिए पैर होते हैं लंबे लंबे। ठीक, गर्मी से अपने आप को वो दूर रखता है। उनमें यूरिनेशन, यानी कि वो टॉयलेट भी बहुत कम करते हैं, उनका जो डंग होता है वो ड्राई होता है, उनको पसीना भी नहीं आता है। क्यों? ये सब रीजन है कि उनके शरीर से पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में खर्च हो या बिल्कुल अल्प मात्रा में खर्च हो। पानी कम खर्च होने के लिए ये सारे उनके शरीर में अनुकूलन पाए जाते हैं। क्योंकि जब इस तरीके से होता है, अगर आपके शरीर का पानी बिल्कुल खर्च नहीं हो रहा है तो आपका वो पानी कई दिनों तक बिना पानी के भी जो ऊंट हैं वो रह सकते हैं। इसी तरह से अदर डेजर्ट एनिमल्स सच एज रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन burrows टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट। बहुत ज्यादा हार्श हीट से बचने के लिए दिन के समय में जो रेगिस्तान में चूहे पाए जाते हैं या आपके सांप पाए जाते हैं, वो सबके सब अपने अपने बरोज में छुपे हुए होते हैं, और रात के समय में वो बाहर निकलते हैं जब मौसम थोड़ा सा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। एडॉप्टेशन प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, आज हम उनके बारे में जानेंगे। डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टस हैव लीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, यानी कि कांटों के रूप में जो मरुस्थल में पाई जाने वाले प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनमें पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में पाई जाती हैं, जिनका सरफेस बहुत कम होता है या सतही क्षेत्रफल उसका कम होता है, जिससे पानी का वेस्टेज ना होने पाए। तो जो पीछे का पॉइंट है वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट में रहने वाले, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनके शरीर में अनुकूलन कुछ इस प्रकार से होता है कि उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उनके अंदर जो पानी मौजूद है वो वेस्ट ना होने पाए, है ना। तो समझ में आ गया आपको। जो आपका लीव्स का एडॉप्टेशन है प्लांट्स में, दिस एडॉप्टेशन हेल्प्स देम इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से जो पानी का वेस्टेज होता है उससे बचाने के लिए उनके शरीर पे जो है, यानी कि प्लांट्स पे पत्तियां जो है वो स्पाइंस के रूप में पाई जाती हैं। इन दीज प्लांट्स स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ऐसे पौधे में जहां पे पत्तियां कांटों के रूप में मौजूद हैं, तो खाना वो पौधा अपना कैसे बनाता होगा, है ना। पत्तियां
क्योंकि पत्तियों में जो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों के द्वारा ज्यादातर होता है ना। लेकिन पत्तियां अगर कांटे के रूप में है तो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होगा? आपने देखा होगा कि नागफनी के या कैक्टस के पौधे पर पत्तियां अगर कांटे के रूप में पाई जाती हैं तो वो कांटे किस चीज पर लगे रहते हैं? वो जो जिस चीज पर लगे रहते हैं उसको कहते हैं उस कैक्टस का स्टेम, तना होता है ग्रीन कलर का। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टेम के द्वारा ही परफॉर्म कर ली जाती है। और स्टेम्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर। स्टेम जो है, तना जो है वो एक वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है। कहीं अगर आपने कैक्टस का पौधा देखा उस पर आप पानी डालेंगे तो पानी बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, एकदम सरक के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वैक्सी लेयर से अंदर का पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना होने पाए, इसलिए ऐसी एडॉप्टेशन उसमें होती है। इट ऑल्सो हैज लॉन्ग डीप रूट्स विच गो डीपर इनटू द सॉइल टू एब्सॉर्ब वाटर। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं ताकि अंदर सॉइल के अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी मौजूद है उसको वो एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है। अब अगर हम एक लिली प्लांट को डेजर्ट प्लांट के साथ कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे? देखो, जैसा ये आपको नागफनी का डेजर्ट प्लांट है, कैक्टस का प्लांट दिखाई पड़ रहा है, ये आपका लिली का नॉर्मल प्लांट है। टेक अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लिली प्लांट. Tie the plants with polythene bags and keep them in sunlight. हम सूरज की रोशनी में ऐसे दो पौधों का गमला रख दें जिसमें एक में लिली का पौधा लगा हो और एक में आपका कैक्टस टाइप का कोई प्लांट लगा हो जो कटीले पौधा होता है वो लगा हो। सूरज की धूप में रख दें तो अब 4-5 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट मोर वाटर ड्रॉपलेट्स डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द पॉलीथीन बैग कवरिंग द लिली प्लांट। 4-5 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे कि लिली प्लांट को जिसमें आपने पॉलीथीन बैग लगाया था उसमें पानी की ड्रॉपलेट्स ज्यादा आपको दिखाई पड़ेंगी बनिस्पत की कैक्टस के प्लांट में। दोनों में जब आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि लिली वाला जो पौधा था उसके पॉली बैग के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं और कैक्टस वाले में बहुत कम है। This happens because cactus, being a desert plant, is well adapted to minimize the loss of water by transpiration. इसका सीधा सा साधारण सा कारण ये है कि कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है, एक डेजर्ट प्लांट है और उसका शरीर एडॉप्टेड है, उसका शरीर अनुकूलित है इस दशा के लिए कि जब उसको बहुत तेज धूप हो और वाटर का ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस ना होने पाए, है ना। तो ये प्रक्रिया, ये बहुत इजी एक्टिविटी है। इसको आप अगर अलग टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गया लिली आपका और ये आपका डेजर्ट प्लांट हो गया, दोनों में कंपैरिजन करके इस एक्टिविटी से आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप घर में अगर करके देखेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और कॉन्सेप्ट आपका एकदम हो जाएगा क्लियर। आगे चलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एक और आपके पास परिवेश है जो है माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र के बारे में, माउंटेन्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड एंड विंडी। बहुत ठंडे होते हैं पहाड़ी क्षेत्र जो है वो बहुत ठंडे होते हैं और वहां पे बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। माउंटेन्स एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स ऑल्सो विटनेस रेगुलर स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। ये सब चीजें आप क्योंकि आप सभी उत्तराखंड के बच्चे हैं तो आप लोगों को ये परिवेश समझाने में कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता है, आप सब फेस करते हैं डेली इन चीजों को कि माउंटेन्स जो हैं, पहाड़ी क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, बर्फ भी उड़ उड़ के हवा को ठंडा बनाती है। और माउंटेन्स जो है बहुत ऊंचाई पर, अब माउंटेन्स हैं बट ऑब्वियस है हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, ऑल्सो विटनेस, और वो रेगुलर स्नोफॉल के भी गवाह बनते हैं जब जाड़ों का मौसम होता है। जैसे आप सबको पता है कि उत्तराखंड के ऊपरी हाई एल्टीट्यूड्स पे बर्फबारी खूब हो रही है क्योंकि मौसम कैसा है, ठंडा का। तो थ्रू आउट द विंटर्स स्नोफॉल वहां पे होती रहती है। हमारा
सच एज, अब हम देश विदेश अगर हर जगह की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम वनस्पतियां होंगी, बहुत कम जीव जंतु होंगे, केवल बर्फ ही बर्फ होगी। जैसे कि सच एज स्नो लेपर्ड, बर्फ में पाए जाने वाले लेपर्ड की बात करें हम, याक का आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, अगर हम याक की बात करें, इनकी कैसी होती है एडॉप्टेशन, इनमें हैव थिक स्किन्स, इनका जो खाल होती है शरीर पे वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, या उनके खाल के ऊपर फर पाया जाता है। फर मतलब कि बहुत लंबे लंबे बाल, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो उनके शरीर की जाड़े से, ठंड से रक्षा करने के लिए ये अनुकूलन उनके शरीर में पाया जाता है। फर्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द फीट एंड टोज ऑफ दीज एनिमल्स। अब ये जो फर है ये आपका उनके पैरों पर भी, टोज पर भी प्रेजेंट होता है, ताकि वहां पे भी रक्षा हो सके। अब इस तरीके के जानवर आपको हिमाचल के हाई एल्टीट्यूड में मिलेंगे, शिमला से भी ऊपर कुफरी साइड में, वहां पे इस तरीके के जंतु आपको देखने को मिलेंगे। एनिमल्स लाइक माउंटेन गोट्स, जैसे आपका पहाड़ों में पाई जाने वाली जो बकरियां हैं, हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स दैट हेल्प इन रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। उनको रॉकी स्लोप्स माउंटेन्स पे दौड़ने के लिए, चलने के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग, वो जो पैर के जो पकड़ होती है वो उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, ताकि वो उस पर चल सकें। सिंस कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज लेस, आपको पता है कि जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती जाती है और दबाव जो है वो बढ़ता जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हायर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया अनुकूलन है, ये उन्होंने खुद से अनुकूलित किया है अपने शरीर को टाइम के साथ। बहुत सारे जंतुओं में, वहां पर जो जानवर पाए जाते हैं, उनके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है और जो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो उनका शरीर इस तरीके से अनुकूलित होता है कि वो कम ऑक्सीजन में से भी अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा कर सकें, जिससे उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो या रहने में उनको वहां पर कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब इसको आप जनरली एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि जो लोग पहाड़ में हमेशा रहते हैं वो आदी हैं उस चीज के, उनको उसकी आदत है। जो लोग बाहर से घूमने जाते हैं उनको हर तरीके से परेशानी होती है ना। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी लोग हैं उनको पहाड़ों में रहने की आदत है, एडॉप्टेशन है, उनके शरीर ने अपने आप को उस अनुकूलन में ढाल लिया है ना। और इसी तरीके से ये जानवर भी होते हैं, उनमें रेड ब्लड सेल्स की नंबर ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं शरीर में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, जब बहुत कम टेम्परेचर होता है उस समय पे बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन ये एक शब्द है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। हाइबरनेशन क्या होता है? टू कंजर्व देयर एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट फूड। पूरी गर्मी अपने लिए वो खाने का इंतजाम कर लेते हैं और एक बहुत लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं। कुछ उच्चतम, जब बहुत ज्यादा निम्नतम तापमान होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, उस समय पे वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, या कहते हैं बहुत लंबी स्लीप पे, लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी भी ना खर्च हो और वो सरवाइव कर सकें पूरे जाड़े बिना खाने के। क्योंकि खाना उन्होंने जब अनुकूल मौसम था तब अपने शरीर में स्टोर कर लिया फैट के रूप में, और उसी फैट को बर्न करके उनका शरीर जो है वो चलता रहता है। तो जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो वो सो जाएंगे, लॉन्ग स्लीप पे चले जाएंगे, है ना। हाइबरनेशन भी उनकी एक प्रकृति के अनुकूलन में रहने की टेक्निक है ना, जिसमें वो अपनी एनर्जी को भी बचा लेते हैं और पूरे बहुत ज्यादा जब चरम सीमा की ठंडक होती है उस समय पे विदाउट फूड भी वो रह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में जब पूरा बर्फ से कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, तो वो अपना खाना ढूंढ नहीं पाते, तो वो बिना खाने के ही पहले से जो उन्होंने स्टोर किया उस खाने को यूज करते हुए रहते हैं।
एनिमल्स लाइक पोलर बियर, अगर हम ध्रुवीय भालू की बात करें, आप सबको पता है कि ध्रुवों पे बहुत ज्यादा ठंडक होती है, तो अगर हम ध्रुवीय भालू की बात करें तो वो क्या है, वो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स में रहता है। एक्सट्रीम कोल्ड का मतलब कि बहुत ज्यादा, इतनी ठंडक जितना हम सोच भी नहीं सकते, है ना। ध्रुवीय भालू ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है जिसके बारे में साधारण इंसान नहीं सोच सकता है। दे हैव थिक फर, ध्रुवीय भालू के शरीर में क्या होता है, थिक फर, बहुत मोटे फर की एक लेयर होती है, एंड अ लेयर ऑफ फैट, और फैट की भी एक मोटी लेयर होती है उनकी स्किन के नीचे, ताकि वो क्या कर सकें, वो ड्रास्टिक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ लड़ सकें। बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनके शरीर पे बहुत मोटी फर की भी लेयर होती है, उनकी खाल भी बहुत मोटी होती है, और उस खाल के नीचे भी वसा की, फैट की एक मोटी लेयर होती है, जिससे वो क्या करता है, जैसे आपने उसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, जैसे हम लें मिल्टन वाटर की बोतल, क्या होता है, इंसुलेशन का एक टेक्निक यूज किया जाता है, जिससे अंदर जो भी चीज आप भरेंगे वो गर्म बना रहेगा, है ना। वो इंसुलेशन की टेक्निक जो है उनके शरीर में होती है, जिससे उनके शरीर के अंदर का तापमान जो है वो मेंटेन रहता है और बाहर की ठंडक का उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके लिए जो फैट की लेयर है, जो उनकी मोटी खाल है, जो उनकी फर की लेयर है, वो इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। अब प्लांट्स में किस तरीके से अडॉप्टेशन होता है, आप सबको पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं, है ना। मैदानी क्षेत्रों से जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। आप सबको पता है देहरादून में पाए जाने वाले पेड़ और पहाड़ों पे पाए जाने वाले पेड़ अलग अलग होते हैं। ट्रीज सच एज पाइनस, स्प्रूस आपका कैसे होते हैं, आर कोनिकल इन शेप, ये ऊपर की तरफ बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिखते हैं, है ना, ऊपर की तरफ कोनिकल शेप में होते हैं, और उनकी पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पतली पतली, बिल्कुल निडल लाइक लीव्स होती हैं। और ये क्या करती है उनको, दिस एडॉप्टेशन अलाउज स्नो एंड रेन वाटर टू स्लाइड ऑफ इजीली। और ये एडॉप्टेशन क्यों होती है उनके पास, ताकि जो बर्फ गिर रही है वो एक लिमिट तक इजीली सरक सके, इजीली गिर जाए। अगर उसको पूरा पर्ण फलक, पूरा लैमिना मिलेगा तो बर्फ उस पर टिक सकती है, जम सकती है, तो इसलिए निडल लाइक लीव्स होती हैं कि वो इजीली जो है गिरती जाए। रेन वाटर भी स्लाइड ऑफ, सरक जाए आसानी से, इसलिए ये एडॉप्टेशन उनके पौधों में, पेड़ों में, पत्तियों में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे घास के मैदानों के बारे में। अब आपने डेजर्ट के बारे में क्या एडॉप्टेशन होती है उसके बारे में समझ लिया है, आपने माउंटेन्स में क्या एडॉप्टेशन होती है बॉडी में उसके बारे में समझ लिया है ना। तो बीच बीच में अगर किसी भी पॉइंट पे आप बच्चों को कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, मतलब या कुछ पूछने का मन करता है, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती हूँ बच्चों कि क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। जो चीज पढ़ाई जा रही है, अगर वो चीज में कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बेझिझक पूछ सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से, चैट के माध्यम से। अगर आप नहीं पूछते हैं तो वो कंफ्यूजन आपकी बनी रहती है और फिर वो आपके एग्जाम पे असर डालती है। आप जब आंसर करेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा हाथ हाथ। हैंड रेज के माध्यम से आप ये प्रॉब्लम भी अपनी पूछ सकते हैं। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है कि एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन माउंटेन एरियाज, एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन माउंटेन एरियाज, उसके बाद एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन डेजर्ट्स और एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट्स, ये हमने पढ़ लिया। अब किस तरह से घास के मैदानों में, ग्रास लैंड्स में एडॉप्टेशन होती है उसके बारे में हम जानेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं स्थलीय अनुकूलन के बारे में कि किस तरह से जमीन पे रहने वाले जो जंतु हैं वो अपना, जहाँ पे जमीन पाई जाती है उस पर अनुकूलन वो करते हैं। दीज एरियाज, जो घास के मैदान होते हैं, आर यूजुअली वार्म इन समर्स,
जो घास की ग्रासलैंड्स होते हैं वो जनरली गर्मी के मौसम में गर्म होते हैं एंड कूल इन विंटर्स, और जाड़े में ठंडे होते हैं। ग्रास इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में घास के मैदान होते हैं, यानी घास जो है बिल्कुल एक कालीन की तरह, दरी की तरह पूरा फैली हुई होती है। अब यहाँ पे एनिमल्स में यानी कि जानवरों में, जंतुओं में क्या अनुकूलन होता है, क्या एडॉप्टेशन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। एनिमल्स सच एज लायन आर लाइट ब्राउन इन कलर। वो कलर में हल्के भूरे रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? दिस enables them to hide in dry grasses while hunting। जब शिकार करने का टाइम होता है, प्रकृति ने उनको ये रंग क्यों दिया है? शेर लाल रंग का क्यों नहीं होता, या शेर हल्के भूरे रंग का ही क्यों होता है? उसके पीछे, इस अनुकूलन के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो घास के मैदानों में, ग्रासलैंड्स में, जंगलों में, ऐसे में रहता है ना, तो सूखी घासों के बीच में वो छुप जाता है, वो शिकार इजीली कर सकता है, इसलिए उसके शरीर में ये अनुकूलन है। ठीक है। एनिमल्स विच हंट अदर एनिमल्स, वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, है ना, तो जो शिकार करते हैं शिकारी, वो कहलाते हैं आपके प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कहलाते हैं। और जिनका शिकार होता है वो क्या कहलाते हैं? वो प्रे कहलाते हैं। PREY, प्रे, जिनका शिकार करते हैं। अदर एनिमल्स सच एज डियर। अब वही ग्रासलैंड्स में डियर यानी कि हिरन भी पाए जाते हैं। हिरन क्या है? हिरन का शिकार कर लेते हैं शेर। तो हिरन के पास क्या एडॉप्टेशन है? हैव लॉन्ग ईयर्स, उसके पास बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, लंबे कान। which enables them to hear the movement of their predators। तो अब देखो, शेर में जो अनुकूलन है उसकी प्रकृति के अनुसार वो क्या है कि उसका लाइट ब्राउन कलर का शरीर होता है, सूखी घासों में अपने आप को वो छिपा लेता है ताकि जिसका शिकार वो करने जा रहा है वो जानवर जान ना पाए। लेकिन प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो जिन जंतुओं का शिकार हो जाता है उनको भी कुछ अनुकूलन है अपने आप को बचाने के लिए, उनको भी कुछ विशेषताएं हैं उनके शरीर में। वो कौन सी विशेषताएं हैं? हिरन के कान बहुत लंबे लंबे होते हैं। क्यों? ताकि वो अपने शिकारी का कोई भी मूवमेंट है उसको बिल्कुल ध्यान से, कान बहुत तेज, बहुत लंबे, हल्की सी मूवमेंट को वो महसूस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कोई शिकारी आसपास है। तो their eyes are located on the sides of their head। उनके पास जो आंखें होती हैं, हिरन की आंखें, वो उनके सर के साइड में होती हैं, सामने की बजाय आंखें जो है वो साइड्स पे, कनपटी के पास कहीं आंखें होती हैं। टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस, ताकि वो सारी दिशाओं में इजीली देख सकें। दृष्टि बहुत तेज होती है और कान से भी उनको बहुत तेज सुनाई पड़ता है। These animals can run very fast to escape their predators। इस तरीके के जानवर जो हैं वो अपने शिकारियों से बचने के लिए बहुत तेज दौड़ सकते हैं। हिरन जो है वो बहुत तेज दौड़ता है ना। अब इतना तेज दौड़ता है कि कभी कभी अगर वो सही समय पे उसको पता चल जाए कि कोई शेर उसके आसपास है शिकार करने के लिए, तो वो क्या करता है? भाग के अपने आप को बचा सकता है। अब कभी कभी नहीं बचते तो शिकार हो जाता है ना। लेकिन ये जो एडॉप्टेशन है इनके शरीर में, इनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं जिससे वो किसी भी तरीके के शिकारी के मूवमेंट को पहचान सकते हैं तुरंत। उनकी आईज जो है वो साइड्स ऑफ देयर हेड होती हैं, यानी कि साइड वाइज उनकी आंखें होती हैं जिससे वो सब दिशाओं में इजीली देख सकते हैं। और बहुत तेज दौड़ने की भी उनके पास शक्ति होती है। क्यों? ये सब अनुकूलन उनके शरीर में इसलिए है ताकि वो अपने आप को शिकारियों से बचा सकें, शिकारी जानवरों से बचा सकें। तो ये ग्रासलैंड में अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। क्या आप सभी जानते हैं that kangaroos and rats have the ability to convert dry seeds? They
eat into water inside their body. क्या आप सबको पता है कि कंगारू और रैट्स, चूहे और कंगारुओं में ये क्षमता होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो ड्राई सीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पानी में अपने शरीर के अंदर, है ना? ये एक नया। Camels have the ability to close their nostrils to avoid the entry of blowing sand into their body and have a double row of eyelashes which protect their eyes from the sand and dust. ऊंट के पास एक ऐसी अनुकूलन की क्षमता है कि वो जब चाहे अपनी नाक का शटर बंद कर दे या जब चाहे अपनी नाक को क्लोज कर ले, ताकि जो धूल है उड़ने वाली, रेत है, ब्लोइंग सैंड है, वो उसके शरीर के अंदर ना चली जाए। और उसके पास पलकों का डबल लेयर होता है, आई लैशेस का डबल लेयर होता है, जिससे क्या होती है कि वो सैंड से, डस्ट से उनकी आंखों को भी बचा लेता है। ठीक है, अब हम अगर बात करने लगे अनुकूलन में, हम पॉन्ड्स और लेक्स की बात करें, हम झीलों की बात करें, हम तालाबों की बात करें, है ना बच्चों? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप सेम टाइम पे पूछा करिए, अदरवाइज ज्यादा कंटेंट हो जाने पर आपको फिर समझ में भी आने में मुश्किल होती है और बाद में वो मुश्किल होता है। आप जो है सवाल, कोई सवाल आपके मन में आता है पढ़ाते समय, अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आपको तुरंत क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, हैंड रेज आप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कुछ पूछना है ना? आप बातचीत, यू कैन टॉक विद मी, आप मुझसे बातचीत भी करके अपनी समस्या जो है वो पूछ सकते हैं। पॉन्ड्स एंड लेक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड पॉन्ड्स एंड लेक्स। बहुत बड़ी संख्या में पौधे और जानवर जो हैं वो पॉन्ड्स और लेक के आसपास रहते हैं। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि फिशेस कैसे सरवाइव करती हैं पानी के अंदर, किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को मैनेज करते हैं कि वो पानी के अंदर रह सकें। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो मतलब पानी के अंदर जो पौधे होते हैं वो अपने आप में कुछ अनुकूलन करते होंगे, है ना? बहुत देर तक अगर जमीन पे पाए जाने वाले पौधों को बहुत दिन तक हम पानी में छोड़ दें तो क्या होगा? वो पौधे सड़ जाएंगे। लेकिन जो पानी के अंदर पौधे पाए जाते हैं वो सड़ते क्यों नहीं, है ना? जो बाहर वाले, जैसे मान लीजिए हम कोई जमीन पे पाए जाने वाला पौधा उसको पानी में डाल दें वो सड़ जाएगा, या पानी बिल्कुल उसके ऊपर तक भर दें तो वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जो पॉन्ड्स में और लेक्स में, झीलों में और तालाबों में जो पौधे पाए जाते हैं वो सड़ते क्यों नहीं है, वो क्यों फ्रेश दिखाई पड़ते हैं? तो इसका मतलब कि उनके शरीर में उनके परिवेश के अनुसार कुछ अनुकूलन है, उनके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हैं, कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है, कोई ऐसी क्षमता है जिससे जलीय परिवेश में वो अपने आप को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और आराम से सरवाइव करते हैं। क्या कारण होता है? एक्वेटिक प्लांट्स have their roots fixed in soil deep below the surface of water. Unlike land plants, their roots are small. Aquatic plants जो हैं उनकी जो roots हैं वो, जैसे तालाब है ना, तो तालाब की तली में रूट्स होती हैं, बहुत बड़ी लंबी रूट्स होती हैं, और सरफेस वाटर के नीचे। लेकिन जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स उतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटी छोटी जड़ें, बहुत बहुत बड़ी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती उनको, है ना? इस तरीके से हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में समझ सकते हैं। द स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। जो तना होता है जलीय पौधों का, एक्वेटिक प्लांट्स का जो तना होता है वो कैसा होता है? लंबा लंबा होता है। हॉलो का मतलब अंदर से थोड़ा खाली होता है, और लाइट यानी कि बहुत ज्यादा भारी नहीं होता, अंदर से स्पेस होता है उसमें, हल्के वजन का होता है। देयर स्टेम ग्रोज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर।
जो उसका तना होता है वो ग्रो हो जाता है कितना, वाटर सरफेस तक। जैसे मान लो ये हम किसी तालाब या झील को देखते हैं तो जड़ जमीन में है ना, तना ग्रो कर रहा है और इतना ग्रो कर लेता है कि वो सरफेस तक पहुंच जाए। जैसे आपका ये कमल का फूल है, ये एक पौधा दिखाई पड़ रहा है जिसका तना पानी के बाहर है और जड़ें जो है वो जमीन में है। तो किस तरीके से ग्रो करता है, देयर स्टेम ग्रोज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर विद लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोटिंग अराउंड इट। अब इसका अगर सबसे जलीय पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण हम सोचें तो हमारे देश का नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पत्ती और फूल ये दोनों आपको पूरे तालाब पे बाहर दिखाई पड़ता है, लेकिन जड़ें जो है वो अंदर होती हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स, हम पौधों के बारे में अभी बात कर रहे हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। हम अगर यहाँ ये बीच वाले पौधे की बात करें, ये वाले की, तो ये देखो ये पूरी तरीके से पानी के अंदर ही डूबा हुआ है, ये बाहर नहीं निकला है, पूरी तरीके से पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। तो कुछ जलीय पौधे पूरी तरह से पानी में डूबे हुए होते हैं। दे हैव नैरो रिबन लाइक लीव्स, जिसके पास थोड़ी पतली सकरी रिबन के जैसी पत्तियां होती हैं, विच कैन इजीली बेंड विथ फ्लोइंग वाटर, जो आसानी से अपने आप को मोड़ सकती हैं, पानी के बहाव के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए पौधे होते हैं, उनमें लीव्स आर डिवाइडेड which allow water to flow past them easily without causing any damage to it. उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बीच में अपने आप को विभाजित करके रखती हैं। कुछ इस तरीके की पत्ती, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां नहीं, अगर बड़ी बड़ी है तो सरफेस पे होगी, अगर बिल्कुल विभाजित पत्तियां हैं तो इस तरीके से विभाजित होगी कि पानी के आने जाने में, पानी के फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको खुद को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये आपके जलीय पौधों की बात हो गई। ठीक है, हम एक्वेटिक परिवेश की, हम जलीय परिवेश के बारे में बात करने लगे हैं, तो ये जलीय पौधों की बात हो गई। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एनिमल टू बी फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट इज फिश। हम बात करेंगे मछली के बारे में, कल हमने बात करी थी मछली के बारे में। फिशेज आर फाउंड बोथ इन मेरीन वाटर एंड इन फ्रेश वाटर। आप सबको पता है कि मछलियां जो हैं समुद्र में भी बहुत सारी पाई जाती हैं और नदियों में भी पाई जाती हैं। तो नदी जो है वो आपका फ्रेश वाटर का स्रोत है, मरीन वाटर का मतलब समुद्रों में पाए जाने वाला। लेट्स सी व्हाट एडॉप्टेशंस डू दे हैव दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इनसाइड द वाटर। अब ये 4 लाइनें, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। लेकिन क्या ऐसे उनके शरीर में अनुकूलन होता है, क्या उनके शरीर में ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे वो पानी के अंदर ही रहती है और इजीली आराम से सरवाइव करती है? अगर पानी के बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि उसको उसके परिवेश से उल्टे परिवेश में पहुंचा दिया जाए, तो वो जीवित नहीं रह पाती। क्या एडॉप्टेशंस होती हैं? The most important adaptation that fish have is the presence of gills. Fishes में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे मुंह के आसपास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनके शरीर में। गिल्स आर द स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन द एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जलीय जंतुओं में सांस लेने के लिए एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सांस लेने के लिए एक विशेष अंग होता है जिनको गिल्स के नाम से जानते हैं आप, जो मछली में पाया जाता है ताकि वो पानी के अंदर भी बहुत आराम से सांस ले सके। क्योंकि अगर नाक से, और हम अगर नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो पानी पूरा अंदर घुस जाएगा, उनके अंदर गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। वो अंग क्या काम करता है गिल्स? दे आर इफेक्टिव फॉर रेस्पिरेशन ओनली इन वाटर। ये केवल पानी में सांस लेने में हेल्प करते हैं, यानी नॉर्मल स्थल पे जैसे ही मछली पानी से बाहर निकालते हैं तो वो उसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस
वो नहीं कर पाती है, क्योंकि वो गिल्स जो हैं वो केवल पानी में सांस लेने के लिए ही स्पेशलाइज्ड हैं, या विशेष करके उसी परिस्थिति के लिए गिल्स का उनके शरीर में डेवलपमेंट होता है। फिशेज हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। फिशेज के अंदर उनका स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी का मतलब नाव के आकार का शेप, जो आगे नुकीला, पीछे नुकीला और बीच में मोटा। आकार कैसा है? देखो, आगे नुकीला, बीच में मोटा और पीछे भी नुकीला। आगे नुकीला, बीच में मोटा और पीछे भी नुकीला। ये आकार जो है इसको हम स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी या धारा रेखित शरीर कहते हैं। एक धारा के साथ बहने के लिए अनुकूल शरीर। अ फीचर दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फिशेज इनसाइड द वाटर। एक ऐसी विशेषता जिससे फिशेज जो है पानी के अंदर मूवमेंट कर सकती हैं। देयर आउटर बॉडी इज कवर्ड विद वाटर प्रूफ स्केल्स। उनका जो बाह्य शरीर होता है वो वाटर प्रूफ स्केल्स से ढका हुआ होता है, दैट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द फिश फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ द वाटर। जो पानी के नुकसानदायी इफेक्ट से उनके शरीर की रक्षा करता है। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स। उनके शरीर पे ये छोटे छोटे फिन्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे पंख के जैसे भी संरचना होती है, जिसको हम फिन्स कहते हैं, और टेल्स होती हैं। टेल्स को अपने वो मूवमेंट करती रहती है और उससे वो आगे बढ़ती जाती है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 8 में बॉडी मूवमेंट्स में भी देखा था कि मछलियां किस तरह से मूवमेंट करती हैं और पानी में आगे कैसे बढ़ती हैं। टेक्निक मछली कैसे तैरती है, उसी टेक्निक को सहारा लेकर के इंसानों ने नाव बनाई, जिससे वो नाव को भी पानी में तैराते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने किस तरह से जंतु और पौधे अपने परिवेश के अनुसार अपने शरीर में अनुकूलन करते हैं, जिससे वो अपने परिवेश में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। क्यों ऊंट के पैर लंबे होते हैं, क्यों मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, क्यों कैक्टस की पत्तियां कांटे जैसी होती हैं, और क्यों लिली के पौधे में वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है। कारण आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं अभी भी समझ में आया तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं चैट के माध्यम से और हैंड रेज के माध्यम से भी। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।